हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों अभी हम लोगों का 8 बज रहा है और हम लोग इस टाइम में फिलहाल देखते हैं सोशल साइंस का, लेकिन जो है आज हम लोग जो है साइंस पेपर का देखेंगे। थोड़ा रूटीन में थोड़ा चेंजिंग हुआ है, इसलिए हम लोग जो है आज सुबह में 8 बजे क्लास नहीं लेके आप लोगों का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा थर्ड धातु, अधातु और उपधातु, इस चैप्टर का आज लास्ट चैप्टर है और लास्ट डिस्कशन है। मतलब ये टोटल हमारा पार्ट 9 है इस चैप्टर का, ये पार्ट 9 है और इस चैप्टर को खत्म करने में हमारा 9 पार्ट लगा है। मतलब 9 वीडियो में हमारा ये धातु, अधातु और उपधातु जो है चैप्टर समाप्त हुआ है। आप इसके सारे लेक्चर को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में क्लिक करके, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो आपका केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा नंबर का, वो हमारा यही चैप्टर है। तो इसलिए आपको इसमें पढ़ाने का बहुत ज्यादा अच्छा जरूरत है, क्योंकि ये आपको अगर 12th में केमिस्ट्री रखते हैं, मतलब दोस्तों साइंस से पढ़ते हैं, तो आपको वहां भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपको अभी ही पूरा पढ़ाई जा चुकी है, जिससे आप लोगों को आगे जाके दिक्कत ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो और ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो सब भी जान सके। तो आज के हम लोग इस आखिरी क्लास में जो केमिस्ट्री का है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग क्या सब जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे जो हमारे लोगों का बच गया, तो वो पहला है मिश्र धातु क्या है, इसके गुण एवं उपयोग को लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा पूछने वाला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है और इसके गुणों एवं उपयोगों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टेनलेस इस्पात क्या है, इसके क्या उपयोग है। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है संक्षारण क्या है और इसकी क्या शर्तें हैं। और चौथा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है धातुओं का संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न उपायों का संक्षिप्त वर्णन करें। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे 5 में पूछा जाता है। तो आप हमारे क्लास को अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास में कल और परसों 2 दिन का रूटीन आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि हम लोगों का 2 दिन कैसे कैसे क्लास होगा। तो ये हम लोग जो है कल जो है हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को समाप्त किए हैं, जिसका हम लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है। और अगर ये चैप्टर भी एंड होता है तो उसका भी हम लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे करवाना है। तो इसका 2 क्लास जो टेस्ट के तौर पर होगा वो आपका कल और परसों होगा। इसके बारे में विस्तार से हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिश्र धातु क्या है, इसके गुणों एवं उपयोगों को लिखिए। और जितने स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वो क्लास के वीडियो को अंत तक देखे रहेंगे और आज ही आपको सारा PDF मिलेगा। तो इसके लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप क्लास को अंत तक रखें, और हम क्लास के किसी भी टाइम में आपको अटेंडेंस बनाने के लिए बोल सकते हैं 2 या 3 बार, तो आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। तो मिश्र धातु क्या है, इसके गुणों एवं उपयोगों को लिखिए। तो मिश्र धातु हम लोग किसको बोलते हैं, तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाने से जो बनी धातु बनती है उसी को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु किसको बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक धातु। 2 या 2 से अधिक धातु को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाने से बनी सामग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण जो बनती है उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 80% तांबा और 20% जस्ता धातु को मिलाकर हम लोग पीतल नाम का मिश्र धातु बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि पीतल धातु कैसे बनता है, तो आप बताइएगा 80% तांबा और 20% जस्ता को मिलाने से जो हम लोग पीतल धातु को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मिश्र धातु हम लोग कैसे बनाते हैं, 80% तांबा और 20% जस्ता धातु को मिलाने से हम लोग पीतल नाम का एक धातु का निर्माण करते हैं। तो मिश्र धातु किसको बोलेंगे, मिश्र धातु हम लोग बोलेंगे 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पिघलाने से जो बनता है उसी को हम लोग सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब हम जानते हैं मिश्र धातु के गुण क्या है, उसके बाद हम लोग उसके उपयोग को जानेंगे कि मिश्र धातु को क्या सब गुण होते हैं। तो मिश्र धातु के सामान्य गुण जो उसके जनरल गुण है, तो मिश्र धातु जो है अपने अवयवी धातु, जैसे हम लोग पीतल को बनाए तो पीतल में हम लोग क्या सब लिए, तांबा और जस्ता लिए, तो वो अपने अवयवी धातु के तुलना में सस्ते, आकर्षक, कठोर और टिकाऊ होते हैं। मिश्र धातु कैसे होते हैं, मिश्र धातु जो है अपने अवयवी धातु के तुलना में सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, मतलब वो सस्ते दाम में मिल जाते हैं, एक आकर्षक देखने में लगते हैं, कठोर होते हैं जो मजबूत होते हैं और अधिक समय तक टिकते हैं। उसका इसे आसानी से पिघलाकर सांचों में ढाला जा सकता है। मिश्र धातु से हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसको आसानी से पिघलाकर किसी भी सांचा या ढांचा में उसको ढाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोगों का लोहा या लोहा में अगर सिर्फ लोहा करे या सिर्फ तांबा करे तो फिर नहीं बनेगा। तो हम लोग मिश्र धातु समझ गए कि मिश्र धातु किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो बनता है एक संरचना, उसको हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे पीतल बनाना है तो 80% तांबा
और हम लोग 20% जस्ता मिलाकर पीतल बनाते हैं, और पीतल का सामान आपको भी पता है कि बहुत टिकाऊ होता है। तो अब हम जानते हैं, और ये जो है इसका एक मेन कारण है, ये जंगरोधी भी होता है। ये जो मिश्र धातु होता है इसमें जल्दी जंग नहीं लगता, ये पूर्णतः जंगरोधी होता है। तो इसलिए आप लोग कहीं कहीं देखते हैं कि आप लोगों का स्टील भी बनता है, तो ये सभी एक मिश्र धातु ही है। अब मिश्र धातु के सामान्य उपयोग, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछता है, मिश्र धातु क्या है, इसके सामान्य गुणों एवं उपयोगों को लिखे, इसलिए आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो मिश्र धातु के सामान्य गुण, पहला है घरेलू बर्तन बनाने में। मिश्र धातु का जो पहला गुण है वो है एक घरेलू बर्तन बनाने में। मिश्र धातु घरेलू बर्तन बनाने के काम में आता है। उसके बाद औजार और हथियार बनाने में। इसके बाद जो थर्ड हमारा है वो है आपका मशीनों के पुर्जे बनाने में। मिश्र धातु का आपको हम लोग पढ़ लिए मिश्र धातु के क्या है, इसके सामान्य गुण और इसके मिश्र धातु के सामान्य उपयोग। हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को देखिए, और तीनों क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आसानी से, तीनों पॉइंट को आप सभी अच्छे आसानी से समझ गए होंगे और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिश्र धातु हम लोग किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में पिघलाने से जो सामग्री बनता है उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु के जो सामान्य गुण है, ये मिश्र धातु अवयवी धातु के तुलना में आकर्षक, सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इसको आसानी से पिघलाकर हम लोग किसी भी सांचा या ढांचा में ढाल सकते हैं। यह हमारा जंगरोधी होता है। और मिश्र धातु के जो सामान्य उपयोग होते हैं वो घरेलू बर्तन में, औजारों का हथियार बनाने में और मशीनों के पुर्जे बनाने में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस इस्पात क्या है और इसके क्या उपयोग है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, वह है स्टेनलेस इस्पात क्या है और इसके क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन भी अगर आपको किताब उल्टाइएगा तो आपको 2 नंबर में पूछा हुआ मिल जाएगा कि स्टेनलेस इस्पात क्या है और इसके क्या उपयोग है। तो स्टेनलेस इस्पात क्या है, तो इसका आंसर होगा स्टेनलेस इस्पात लोहा का एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस इस्पात किसका है, स्टेनलेस जो इस्पात होता है वो एक लोहा का एक मिश्र धातु है। अगर आप किसी से आपसे पूछा कि स्टेनलेस इस्पात क्या है तो आप बताइएगा स्टेनलेस इस्पात जो है ये हमारा लोहा का एक मिश्र धातु है। इसमें लोहा के साथ 15% क्रोमियम, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लोहा के साथ 15% क्रोमियम और निकेल के साथ तथा थोड़ी मात्रा में कार्बन और मैग्नीज मिला रहता है। स्टेनलेस इस्पात में क्या सर बताया है, स्टेनलेस इस्पात में लोहा के साथ लोहा मिलाएंगे, उसके साथ 15% हम लोग क्रोमियम बनाएंगे, क्रोमियम और निकेल। 15% में हम लोग क्रोमियम, निकेल और तथा थोड़ी मात्रा में कार्बन और मैग्नीज भी इसमें मिला रहता है स्टेनलेस इस्पात में। इसके जो उपयोग होते हैं वो आपको होता है घरेलू बर्तन में, और ये पूर्णतः जंगरोधी होता है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है यह पूर्णतः जंगरोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। उसके बाद इसका जो उपयोग है वो घरेलू बर्तन बनाने में होता है, शल्य चिकित्सा और के औजार, मशीनों के पुर्जे, बॉल वेयरिंग जो आप लोग करते हैं उसमें भी इसी का उपयोग होता है, ब्लेड इत्यादि बनाने में होता है। ब्लेड बनाने में भी हम लोग स्टेनलेस इस्पात का यूज करते हैं। तो ये सामान्य घरेलू बर्तन जो हम लोग करते हैं, शल्य चिकित्सा के औजार, मशीन जैसे मतलब कैंची हो गया आपका, और सब जो सामान होते हैं वो हम लोगों का स्टेनलेस इस्पात होता है। मशीनों के पुर्जे, बॉल बेरिंग, ब्लेड इत्यादि से में बना होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, वो है संक्षारण क्या है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है, संक्षारण क्या है और उसकी क्या शर्तें हैं। संक्षारण क्या होता है और उसकी क्या शर्तें होती हैं, हम लोग इसको भी जानेंगे। पहले आप लोगों को मैं जो इसमें छूट गया है, आप लोग इसको अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो पहले इसको नोट्स करते जाएंगे। आप पहला याद करेंगे, पीतल का जो संगठन होता है वो तांबा 80% और जस्ता 20% होता है। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। पीतल जो हम लोग बनाते हैं, पीतल में हम लोग 80% तांबा और 20% जस्ता मिलाते हैं। पीतल में आप लोग बना ले, पीतल में तांबा 80% और जस्ता 20% बनता है। उसके बाद कांसा आप लोग जानते हो, जिससे हम लोग औजार और हथियार बनाते हैं। कांसा में 88 से लेकर 90% तक तांबा रहता है और 10 से 12% हमारा टीन रहता है। कांसा जो हम लोग बनाते हैं ब्रोंजीन, उसके संगठन में 88 से 90% हमारा तांबा रहता है और 10 से 12% जो है हमारा टीन रहता है। उसके बाद हमारा है सोल्डर। उसके बाद हमारा क्या है, सोल्डर के संगठन एवं उपयोग को लिखे। सोल्डर, तो सोल्डर में सीसा ब्लेड 50% होता है और टीन भी 50% रहता है। सोल्डर में क्या होता है, सोल्डर में हमारा सीसा भी 50% रहता है और टीन भी 50% रहता है। ये हमारा सोल्डर का संगठन है। सोल्डर जो हम लोग बनाते हैं उसमें सीसा 50% देते हैं और टीन भी 50% देते हैं। इसका उपयोग जो हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ने में करते हैं। सोल्डर का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग द्वारा किसी धातु को जोड़ने में करते हैं। सोल्डर बनाने में हम लोग 50% सीसा और 50% टीन का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, इसकी क्या शर्तें हैं। अगर आप लोग इसको नोट्स कर लिए होंगे तो ठीक है।
मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट भी कर देता हूं ताकि आप लोग इसको लिख सके। नीचे मैं सभी का दे देता हूं, कमेंट कर देता हूं, आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। संचारण क्या है और इसकी क्या शर्तें हैं, हम लोग इसको समझते हैं। संचारण क्या है, इसकी शर्तें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संचारण क्या होता है। संचारण हम लोग किसको कहते हैं? तो संचारण तो किसी धातु के पृष्ठ पे मलिन या भद्दा होना अथवा किसी धातु का परत दर परत नष्ट होना हमारा संचारण कहलाता है। संचारण हम लोग किसको बोलते हैं? किसी धातु का जो है परत दर परत मलिन होना या भद्दा होना अथवा किसी धातु का परत दर परत नष्ट होना हमारा संचारण कहलाता है। संचारण हम लोग किसको बोलेंगे? किसी धातु के पृष्ठ का मलिन या भद्दा होना अथवा किसी धातु का परत दर परत नष्ट होना हमारा संचारण कहलाता है। जंग लगना संचारण का ही उदाहरण है। जंग लगना जो किसी चीज में है वो हमारा संचारण का ही उदाहरण है। संचारण हम लोग किसको बोलते हैं? किसी धातु का पृष्ठ का मलिन होना या भद्दा होना अथवा किसी धातु का परत दर परत नष्ट होना या संचारण कहलाता है। जंग लगना संचारण का ही उदाहरण। जंग लगना क्या होता है? जंग लगना में हमारा संचारण का उदाहरण है। संचारण के जो है वो दो शर्तें, संचारण के दो शर्तें हैं। पहला शर्त है हमारा वायु और दूसरा है जल। संचारण जो हमारा किसी चीज का होता है वो हमारा दो शर्तों के कारण होता है, वायु और जल के कारण होता है। अगर ये दोनों नहीं मिले तो हमारा किसी भी चीज में नहीं जंग लगेगा, ना ही वो सड़ेगा, ना ही वो मलिन होगा, ना ही वो भद्दा होगा। तो इसका एक मेन कारण क्या है आपका? संचारण, मतलब वायु और जल इसके मेन कारण है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग अपने बुक से, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता, अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक से एक बार लोहा का संचारण, तांबा का संचारण कैसे होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का संचारण कैसे होता है, उसके बाद चांदी का संचारण कैसे होता है, सोना का संचारण कैसे होता है, ये सब अपने बुक से आप पढ़ लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए है, धातुओं का संचारण क्या है और इसके बचाने के विभिन्न उपायों को लिखें। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि धातुओं का संचारण क्या है और इससे कैसे बचा सके। तो धातुओं का संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न उपायों जो है वो निम्नलिखित है, आपको हम नीचे चर्चा करेंगे। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन के बाद एक आपका अटेंडेंस लेंगे जिसके माध्यम से आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा। और खासकर वो सभी स्टूडेंट जिसका मैंने इससे पहले भी अटेंडेंस लिया था, तो ही आपको दोनों का आप लोगों को स्क्रीनशॉट देना होगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो धातुओं का संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न उपायों को लिखिए। इसे संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न उपायों क्या है? तो पहला है, हम जानते हैं कि धातुओं का संचारण वायु और जल अथवा नम वायु की उपस्थिति में होता है। धातुओं का संरक्षण कैसे होता है? धातुओं का जो संरक्षण होता है उसको वायु और जल अथवा नम वायु की उपस्थिति में होता है। धातुओं का संरक्षण वायु और जल अथवा नम वायु की उपस्थिति में होता है। ये आप लोग पढ़े कि धातुओं का जो संचारण होता है वह वायु और जल अथवा नम वायु की उपस्थिति में होता है। अतः धातु को वायु अथवा जल के, अगर हम इस दोनों को धातु को वायु और जल दोनों से बचाएंगे या नम वायु से बचाएंगे तो उससे हम लोग उसको संचारण को रोक सकते हैं। तो हम इसी विधि को जानेंगे कि उससे हमको लोग संचारण से कैसे रोक सकते हैं और किसी धातु को हम लोग वायु और जल अथवा नम वायु से कैसे बचा सकते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके एक एक विधि को समझते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम लोग धातु को संरक्षण से बचाने के लिए जो निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं हम लोग उसको जानते हैं। पहला जो हम लोग तेल या ग्रीज के द्वारा, पहला हम लोग किसके द्वारा? तेल या ग्रीज के द्वारा। इसको समझते हैं। तेल और ग्रीज वायु को जल का कुचालक, तेल और ग्रीज वायु जो होता है ये हमारा जल का कुचालक होता है। तेल और ग्रीज जो है ये हमारा जो है जल, वायु और जल का कुचालक होता है। और धातु की सतह पर तेल या ग्रीज लगा देने से वायु और जल धातु के स्पर्श नहीं कर पाता है। तेल और ग्रीज जो है ये हमारा वायु और जल दोनों का कुचालक होता है। और धातु की सतह पर तेल या ग्रीज लगा देने से हम लोग वायु और जल धातु को स्पर्श नहीं कर सकता है। धातु की सतह पर जब भी हम लोग तेल और ग्रीज लगा देंगे तो वायु और जल जो है उस धातु को स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो यही है हमारा तेल या ग्रीज द्वारा। तो आप लोग समझ लीजिए, धातु को हम लोग किसी भी धातु पर तेल या ग्रीज लगा देंगे तो उसको हम लोग संचारण से बचा सकते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग उस पर पेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अपने घर में अगर किसी लोहा को बचाना रहता है तो हम लोग उसको पेंट मार देते हैं। तो पेंट द्वारा भी एक आसानी उपाय है। पेंट वायु और जल दोनों का कुचालक होता है। पेंट भी जो है हमारा वायु और जल दोनों का कुचालक होता है। धातु की सतह पर पेंट की परत, धातु के सतह पर हम लोग पेंट की परत चढ़ा देने से वायु और जल जो है धातु को स्पर्श नहीं कर पाता है। अगर किसी धातु की सतह पर हम लोग पेंट का एक परत चढ़ा देंगे तो वह वायु और जल दोनों को स्पर्श नहीं कर पाता है। तो ये हमारा हुआ पेंट के द्वारा। तीसरा हमारा जस्तीकरण या जसद लेपन द्वारा। तीसरा हमारा क्या है?
जस्तीकरण या यशद लेपन। जस्तीकरण मतलब जस्ता करके या यशद लेपन, ये दोनों एक ही नाम है। अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्तीकरण या लेपन विधि द्वारा हम लोग लोहा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपका विधि नहीं है कि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं तो आप सर बता रहे हैं तो हम लोग इसको एक एक करके समझ रहे हैं। इसलिए आपको एक क्वेश्चन ये भी उठा देगा कि जस्तीकरण या यशद लेपन विधि द्वारा हम लोग लोहा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस भी तौर पर मजबूत होना होगा, क्योंकि आपको मैं चैप्टर बाय चैप्टर और जो है उसे एक गहराई में ले जाकर डीपली आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको उससे एक भी क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन घुमा के पूछे या किसी भी तरह से पूछे तो आप सभी का क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं छूटे। तो इसी तरह से आपको बताया जा रहा है। तो जस्तीकरण या यशद लेपन विधि द्वारा कैसे बचा सकते हैं। तो धातु के पृष्ठ पर पिघले हुए जस्ते, धातु के पृष्ठ पर जो हम लोग पिघले हुए जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या यशद लेपन कहते हैं। जस्तीकरण या यशद लेपन किसको बोलते हैं? धातु के पृष्ठ पर पिघले हुए, धातु के जो पृष्ठ होते हैं उस पर पिघले हुए जस्ते की परत चढ़ा देने की क्रिया को हम लोग जस्तीकरण या यशद लेपन कहते हैं। जस्ता संरक्षण रोधी होने के कारण धातु का संरक्षण रोकता है। जस्ता जो है संरक्षण रोधी होता है, इस कारण धातु का संरक्षण रोकता है। अब चौथा है हमारा कलईकारी या टायरिंग द्वारा। तो चौथा हमारा क्या है? कलईकारी, मतलब उसमें कली या टायरिंग द्वारा। तो धातु के पृष्ठ पर पिघले हुए टीन की परत चढ़ाने की क्रिया को, धातु का जो पृष्ठ होता है उस पर पिघले हुए टीन की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग कलईकारी या टायरिंग बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछा कि कलईकारी या टायरिंग क्या होता है तो आप लोग इसको बताइएगा कि धातु के पृष्ठ पर पिघले हुए टीन की परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग कलईकारी या टायरिंग कहते हैं। पिघला हुआ टीन जो है वो संक्षारण रोधी होने के कारण उस धातु को संरक्षण को रोक देता है। पिघला हुआ जो टीन है ये हमारा संक्षारण रोधी होने के कारण उस धातु का संरक्षण रोक देता है। अब पांचवा हमारा है विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि। चौथा पांचवा हमारा क्या है? विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी पिघले हुए संक्षारण रोधी धातु जैसे जस्ता, टीन, क्रोमियम, निकेल इत्यादि की एक मजबूत परत विधि द्वारा, विद्युत विधि द्वारा चढ़ाया जाता है, इसी को हम लोग विद्युत लेपन या टायरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा कहता है। आप लोगों से ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा, जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी पिघले हुए संक्षारण रोधी धातु जैसे जस्ता, टीन, क्रोमियम, निकेल इत्यादि की एक मजबूत परत विद्युत विधि से चढ़ाते हैं, इसी को हम लोग विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा कहते हैं। इससे जो है लंबे समय तक धातु का संरक्षण नहीं होता है, इससे लंबे समय तक इस विधि के द्वारा धातु का संक्षारण नहीं होता और ये बहुत समय तक टिकता भी है। अब छठा है हमारा है एनोडीकरण। छठा हमारा क्या है? एनोडीकरण। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर उसी धातु के ऑक्साइड की एनोडीकरण में किसको कहता है अच्छे से समझिएगा, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है तो यही आपको बताया जा रहा है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम लोग उसी धातु के ऑक्साइड की एक मजबूत परत उस धातु के एनोड बनाकर चढ़ाते हैं, इसी को हम लोग एनोडीकरण की क्रिया कहते हैं। मतलब जब किसी धातु के पृष्ठ पर उसी धातु के ऑक्साइड की एक परत जो है मजबूत परत उस धातु के एनोड बनाकर हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम पर एनोडीकरण द्वारा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम पर हम लोग क्या करते हैं? एल्युमिनियम पर एनोडीकरण द्वारा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये आपका रहा धातुओं के संरक्षण से बचाने की क्रिया। तो हम लोग आज के क्लास को यहीं रखते हैं। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट पहले क्लास को किए हैं वो अपना अटेंडेंस बनाते हैं, ताकि मैं उसको सिर्फ केमिस्ट्री का पीडीएफ दूंगा। आप लोग नोटिस कर लेंगे क्योंकि मैंने कल ज्योग्राफी का अटेंडेंस आप सभी से ले चुका था और ज्योग्राफी के स्टूडेंट अटेंडेंस में एक स्टूडेंट मात्र नीतीश कुमार प्रेजेंट थे, जिसको मैं उसका पीडीएफ दूंगा। हिस्ट्री के 3rd चैप्टर का पीडीएफ मात्र एक स्टूडेंट, सॉरी दोस्तों, ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर का पीडीएफ मात्र एक ही स्टूडेंट को मिलेगा, वो है नीतीश कुमार। मान बात है किसी भी स्टूडेंट को एनी हाउ नहीं मिलेगा। ये आप सभी स्टूडेंट जान ले कि आप सभी को हिस्ट्री का 2nd चैप्टर का पीडीएफ नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट 1st क्लास किए होंगे उसको सिर्फ 1st क्लास का ही स्क्रीनशॉट जो रखे होंगे उसको सिर्फ 1st क्लास का पार्ट 1 का पीडीएफ दिया जाएगा, पार्ट 2 का पीडीएफ उस स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कल हम लोग जिस टाइम अटेंडेंस लिए थे आप सभी में से मात्र एक स्टूडेंट प्रेजेंट थे, वो थे नीतीश कुमार। और हम लोग इस क्लास का पीडीएफ जितने स्टूडेंट बनाए होंगे मैं उस सभी को इस क्लास का पीडीएफ दूंगा और जो केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का पीडीएफ उसको उपलब्ध करा दूंगा। जितने भी स्टूडेंट बनाए हैं उसको मैं केमिस्ट्री के 3 पार्ट जो हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8, 9 उस तीनों का पीडीएफ उसको उपलब्ध कराया जाएगा और बाद वाले स्टूडेंट को इसका पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे।
तो आप सभी का मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट ले चुका हूं, तो आप सभी जल्दी जल्दी अपना अटेंडेंस बना दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की चर्चा करते हैं। तो कल हम लोग 3 बजे केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट देंगे। कल आपका किसी भी दिन कोई भी क्लास नहीं होगा, कल जो है आपका 3 बजे केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट होगा और ये पीडीएफ आज शाम तक आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आप लोग क्लास किए, आपको क्लास करने के बाद आप अपने स्क्रीनशॉट भेजेंगे और स्क्रीनशॉट मिलने के बाद वैसे ही वेरीफाई करने के बाद मैं आपको उसका पीडीएफ तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। जैसे आप हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे अभी क्लास के बाद, उसके बाद मैं आपको तुरंत का तुरंत पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो हम लोग कल 3 बजे देखेंगे। कल 3 बजे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद कल हम लोग इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर, इतने लॉन्ग चैप्टर धातु और उपधातु से पूछा जाएगा, इसके सभी हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग फिर आज आपको हो गया बुधवार, बृहस्पतिवार को जो है हम लोग फिर से जो है मतलब दोस्तों आज हमारा हो गया आपको बुधवार, तो बृहस्पतिवार को हम लोग केमिस्ट्री का और शुक्रवार को हम लोग ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सहित जानेंगे। तो इस दोनों क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल 3 बजे की क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उस सभी को भी हमारे क्लास को अटेंड कर सके और रेगुलर उसको पीडीएफ मिल सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।